तो फुटबॉल की चैंपियनशिप तो इंग्लैंड हार गया, लेकिन अंतरिक्ष की रेस को इंग्लैंड के ही एक अरबपति कारोबारी ने जीत लिया है। इस रेस के केंद्र में है भविष्य की ऐसी सैर जिसकी आपने शायद कल्पना नहीं की होगी, लेकिन आप ये करना जरूर चाहेंगे। आज हम आपको भविष्य के एक ऐसे हॉलिडे डेस्टिनेशन के बारे में बताएंगे जिसकी दूरी हमारे देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 408 किलोमीटर है, जबकि फिलहाल दिल्ली से मनाली जाने के लिए आपको 500 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। और हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष की। अगर अंतरिक्ष में आप 408 किलोमीटर सीधे ऊपर जाएंगे तो ये डेस्टिनेशन आ जाएगी। यहां मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जल्द ही एक नया टूरिस्ट स्पॉट बनने वाला है। कल रात जब भारत के लोग आप सब सोने की तैयारी कर रहे थे, तब ब्रिटेन के एक बहुत बड़े कारोबारी रिचर्ड ब्रैंसन ने VSS यूनिटी नामक एक स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी, और इस अंतरिक्ष यान का निर्माण उन्हीं की स्पेस कंपनी ने किया है। और इस सफलता के साथ ही 70 वर्ष के रिचर्ड ब्रैंसन और उनकी कंपनी ने स्पेस टूरिज्म के क्षेत्र में बढ़त हासिल कर ली। आज से 8 दिन बाद यानी 20 जुलाई को दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति और अमेज़न कंपनी के मालिक जेफ बेजोस भी अपनी स्पेस कंपनी के एक स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष के लिए ऐसी ही उड़ान भरने वाले हैं। रिचर्ड ब्रैंसन के साथ इस उड़ान में उनकी कंपनी के 3 अधिकारी और 2 पायलट शामिल थे। इसमें भारतीय मूल की सिरिशा बांदला भी थी, जो रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर काम करती हैं। रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 17 वर्षों से इस योजना पर काम कर रही थी, और स्पेस टूरिज्म के लिए खास तौर पर अमेरिका के न्यू मैक्सिको में दुनिया का पहला स्पेस पोर्ट बनाया गया है, और यहीं से इस स्पेसशिप ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। जिस तरह विमानों के लिए एयरपोर्ट्स होते हैं, यानी विमानों के टेक ऑफ करने के लिए जिस तरह हवाई अड्डे बनाए जाते हैं, उसी तरह से दुनिया के अलग अलग देशों में आजकल अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट्स के लिए स्पेस पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, और यहीं से जो रॉकेट हैं वो लॉन्च होंगे। And climbing as we speak, our spaceflight system is comprised of 2 vehicles in a mated configuration. They're ship pilots and the spaceship pilots, so they're in coordination and all agree on the launch. 5, 3, 2, 1. Release, release, release. Clean release. Ignition. Good rocket motor burn. There's Mach 1 trimming now. To space, things are looking great. We are 25 seconds into the burn now, approaching Mach 2. 30 seconds, Mach 2. Everything's looking really good and stable. 40 seconds. 45 seconds. 50 seconds, approaching Mach 3. The pilots are now unlocking the Eve, named thoughtfully by Richard after his late mother Eve, and Spaceship Unity, named by the late Stephen Hawking as a vehicle that will unite the world through space. Once at the launch altitude and location, Eve will release Unity for a voyage to space. तो अभी आप खुद तो अंतरिक्ष में नहीं जा सकते, लेकिन हम आपको घर बैठे वो अनुभव देने की कोशिश कर रहे हैं। लॉन्चिंग से लेकर वापस पृथ्वी पर लैंडिंग तक इस उड़ान की अवधि कुल मिलाकर 90 मिनट थी, यानी 1.5 घंटा। लेकिन इस स्पेसशिप जिसका नाम है VSS यूनिटी, ये सिर्फ 4 मिनटों तक ही अंतरिक्ष में रहा। जहां तक ये अंतरिक्ष यान पहुंचा उसे सब ऑर्बिटल स्पेस कहते हैं। सब ऑर्बिटल स्पेस। इसके लिए पहले इस अंतरिक्ष यान को एक कैरियर प्लेन की मदद से पृथ्वी से 50,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचाया गया, और इसके बाद यह अंतरिक्ष यान इसे इतनी ऊंचाई तक ले जाने वाले प्लेन से अलग हो गया, और आगे की यात्रा इसने रॉकेट्स की मदद से पूरी की। और जब पायलट्स ने इस अंतरिक्ष यान के रॉकेट्स को दागा तो इसकी स्पीड ध्वनि की रफ्तार से भी 3 गुना ज्यादा हो गई थी। एक प्राइवेट जेट के आकार वाला यह अंतरिक्ष यान 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के साथ पृथ्वी से 86 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा। Ignition. Good rocket motor burn. There's Mach 1 trimming now.
Trim complete. Unity is pointed directly up and heading to space. Things are looking great. We are 25 seconds into the burn now, approaching Mach 2. 30 seconds, Mach 2. Everything's looking really good and stable. 40 seconds. 45 seconds. 50 seconds, approaching Mach 3. There's Mach 3. And 60 seconds, and that is a full duration burn, folks. We are headed to space. And the passengers in the back have been cleared to unstrap. Our predicted apogee is 279,000 feet and climbing. The pilots are now unlocking the feather ignition. पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर जाने के लिए 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जरूरी होती है, लेकिन सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट्स के लिए यह स्पीड जरूरी नहीं है। पृथ्वी से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक को सब ऑर्बिटल स्पेस कहते हैं। इस ऊंचाई तक पहुंच जाने के बाद भी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पूरी तरह से समाप्त नहीं होती और फिर भी सब ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट में सवार अंतरिक्ष यात्री भारहीनता का कुछ हद तक वैसा ही अनुभव कर पाते हैं जैसा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करने वाले एस्ट्रोनॉट्स को होता है, जिसमें आप देखते हैं कि वो हवा में एक तरीके से उड़ते हुए प्रतीत होते हैं। तो इस जगह पर जाने के बाद कुछ इस ऐसी फीलिंग आती है जो आप तस्वीर पर देख पाएंगे। तो अंग्रेजी में इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यहां पर पृथ्वी की ग्रेविटी जो है वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ये सारे जो यात्री हैं ये एक तरह से उड़ते हुए भारहीनता जो है वो आपको नजर आएगी। इसमें अंतरिक्ष में करीब 4 मिनट तक रहने के बाद, ये आपको नोट करने वाली बात है कि इतनी सारी मेहनत इसलिए की गई थी कि ये सिर्फ 4 मिनट तक अंतरिक्ष में रहे हैं और 4 मिनट तक अंतरिक्ष में रहने के बाद रिचर्ड ब्रैंसन का यह अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष के किनारे को छूकर वापस लौट आया। Main gear touchdown. And we're going to hold it just like this for a minute before bringing the nose down. Can see they're already celebrating inside there. And the nose is coming down now. And braking. Look at that incredible drone footage here as we come in. And there is full stop. All right. A perfect landing. Virgin Galactic has just broken through the commercials. स्पेस फ्लाइट के दौरान ब्रैंसन ने अपना अनुभव कैसे बयां किया वो भी आपको सुनना चाहिए। To all you kids down there, I was once a child with a dream, looking up to the stars. Now I'm an adult in a spaceship with lots of other wonderful adults looking down to our beautiful, beautiful Earth. To the next generation of dreamers, if we can do this, just imagine what you can do. Hey! और अमेरिका के कई बड़े न्यूज चैनल्स ने इस अंतरिक्ष यात्रा का पूरा लाइव टेलीकास्ट किया और वहां करोड़ों लोगों ने इसे टीवी पर लाइव देखा। जिन 6 लोगों ने इस स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष की उड़ान भरी उनमें भारतीय मूल की सिरिशा बांदला भी शामिल है। सिरिशा बांदला कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला है। 34 वर्ष की सिरिशा मूल रूप से भारत के आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और सिरिशा 4 वर्ष की उम्र में ही अमेरिका चली गई थीं और वो उनका परिवार अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में रहते हैं, जहां अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का स्पेस सेंटर भी है। इसलिए इस शहर में रहते हुए सिरिशा की अंतरिक्ष और रॉकेट्स में दिलचस्पी बहुत बढ़ गई और वो ब्रैंसन की कंपनी में इतने बड़े पद पर पहुंची। सिरिशा इस कंपनी में एक रिसर्च ऑपरेशन का काम करती हैं और इस उड़ान से पहले सिरिशा ने क्या कहा था ये आज हमारे देश के उन सभी बच्चों और युवाओं को भी सुनना चाहिए जो एक दिन अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना देखते हैं।
I've had dreams about this flight almost every night. I'm one of those people that dreams in vivid color every night. And ever since I got the news that I'm going to space, I've been dreaming about it. So I'm just so excited. And it's clearly there in my mind. जैसा कि हमने आपको बताया, रिचर्ड ब्रैंसन के बाद अब 20 जुलाई को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस भी ऐसे ही अपनी कंपनी के एक स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में जाएंगे। इसके अलावा दुनिया के एक दूसरे बहुत अमीर और बड़े उद्योगपति इलॉन मस्क की स्पेस कंपनी भी इस साल के आखिर तक आम लोगों को अंतरिक्ष में ले जाने की शुरुआत करेगी। यानी इस साल के अंत तक दुनिया की 3 बड़ी कंपनियों के बीच स्पेस टूरिज्म को लेकर एक नई जंग की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए अब आप ये जान लीजिए कि इन कंपनियों के ये स्पेस मिशंस एक दूसरे से कितने भिन्न हैं और दुनिया के ये बड़े बड़े कारोबारी आखिर अब अंतरिक्ष यात्राओं का प्राइवेटाइजेशन क्यों करना चाहते हैं, इनकी पूरी स्ट्रैटेजी क्या है। रिचर्ड ब्रैंसन अपनी कंपनी के जिस स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में गए वो एक प्राइवेट जेट के आकार का था, जिसकी तस्वीर अभी आपने देखी। आपको ऐसा लगेगा जैसे ये एक प्राइवेट जेट है और इसका नाम है VSS यूनिटी। इसमें अधिकतम 8 लोग बैठ सकते हैं और इस स्पेसक्राफ्ट को एक कैरियर प्लेन की मदद से एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है और फिर इसके आगे की यात्रा ये स्पेसक्राफ्ट रॉकेट्स की मदद से करता है। ये पृथ्वी से अधिकतम 80 से 90 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम है। जबकि जेफ बेजोस की कंपनी के स्पेसक्राफ्ट का नाम है न्यू शेफर्ड। इसका आकार पारंपरिक रूप से अंतरिक्ष में जाने वाले स्पेसक्राफ्ट जैसा है, जिन्हें कैप्सूल्स कहते हैं। इसे पृथ्वी से अंतरिक्ष तक एक रॉकेट की मदद से पहुंचाया जाएगा और अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद कैप्सूल और रॉकेट अलग अलग हो जाएंगे। रॉकेट वापस पृथ्वी पर लौट आएगा, जबकि कैप्सूल कुछ मिनटों तक ऐसे ही अंतरिक्ष में तैरता रहेगा। इसमें एक बार में 6 लोग बैठ सकते हैं और इसमें कोई पायलट नहीं होगा, यानी इसकी उड़ान पूरी तरह से स्वचालित होगी, ऑटोमेटिक होगी। यह पृथ्वी से 100 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर जाएगा और कुछ मिनटों के बाद पैराशूट की मदद से यह पृथ्वी पर वापस लैंड करेगा। तो फर्क इसमें पूरी टेक्नोलॉजी का फर्क है और दूसरा फर्क यह भी है कि यह ब्रैंसन के स्पेसक्राफ्ट से 10 किलोमीटर और ऊपर तक जाएगा। जबकि इलॉन मस्क की कंपनी ने प्राइवेट अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए जो अपना स्पेसक्राफ्ट तैयार किया है उसका नाम है ड्रैगन कैप्सूल। अंतरिक्ष यात्रा के मामले में स्पेस एक्स बाकी की दोनों कंपनियों से ज्यादा अनुभवी है। स्पेस एक्स के रॉकेट्स अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जाने में सक्षम है और पिछले साल 2 बार स्पेसएक्स ने फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से ड्रैगन कैप्सूल को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा भी था। दोनों बार इसमें नासा के अंतरिक्ष यात्री सवार थे, लेकिन इस बार स्पेसएक्स दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपतियों को अंतरिक्ष की सैर कराने का मौका देना चाहता है और इसलिए वो अब इस सेक्टर को आम लोगों के लिए खोल रहा है। अब आपको बताते हैं कि प्राइवेट स्पेस कंपनियों की मदद से अंतरिक्ष की सैर करने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। अभी तो आप कल्पना ही कर सकते हैं, लेकिन भविष्य में ऐसा समय आएगा कि आप जिस तरह से आज आप किसी प्लेन की टिकट खरीदते हैं, किसी एयरलाइन की टिकट खरीदते हैं, वैसे ही आप इन अंतरिक्ष यान की टिकट भी इन्हें खरीद पाएंगे और फिर आप अंतरिक्ष में जा पाएंगे। रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी इसके लिए एक अंतरिक्ष यात्री से यानी एक सीट के लिए 2 करोड़ रुपए चार्ज करेगी। यानी अगर आपको इसमें एक सीट बुक करानी है एक व्यक्ति के लिए तो 2 करोड़ रुपए आपको देना पड़ेगा। और इस कंपनी के पास अभी से 600 से ज्यादा बुकिंग्स हो चुकी हैं और इनमें अमेरिका के मशहूर पॉप स्टार जस्टिन बीबर से लेकर हॉलीवुड अभिनेता लियोनार्डो डिकैप्रियो जैसे लोगों के नाम शामिल हैं। यानी जितने हाई प्रोफाइल बड़े बड़े लोग हैं वो सब अंतरिक्ष की यात्रा करना चाहते हैं। जबकि जेफ बेजोस की कंपनी के स्पेसक्राफ्ट में एक सीट बुक कराने के लिए आपको लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एक टिकट 1 करोड़ 60 लाख रुपए की है। इलॉन मस्क की कंपनी इसी काम के लिए कितना चार्ज करेगी, अभी तक उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया है। यानी वो एक टिकट कितने की बेचने वाली है, इसका खुलासा भी नहीं हुआ है। ब्रैंसन की कामयाबी पर कल ही इलॉन मस्क ने उन्हें बधाई दी और जेफ बेजोस ने भी इस फ्लाइट से पहले ब्रैंसन को अपनी शुभकामनाएं दी थी। लेकिन इस फ्लाइट की कामयाबी के बाद जेफ बेजोस की कंपनी ने जो किया वो आज आपको हैरान कर देगा। आपने इससे पहले अखबारों में गाड़ियों के विज्ञापन जरूर देखे होंगे और यह भी देखा होगा कि
अलग अलग कंपनी अपनी गाड़ियों की तुलना दूसरी कंपनी की गाड़ियों से करके बताती हैं और वो विज्ञापनों में ये कहती हैं कि कैसे उनकी गाड़ी ज़्यादा सुरक्षित है, ज़्यादा आधुनिक है, ज़्यादा माइलेज देने वाली है और सस्ती भी है। ठीक वैसे ही स्पेस रेस के शुरुआत होते ही अब ये स्पेस में एक दौड़ शुरू हो गई है और इसके शुरू होते ही इन स्पेस कंपनियों ने भी अपने अपने अंतरिक्ष यानों की खूबियां बतानी शुरू कर दी हैं और इसके लिए जेफ बेजोस की कंपनी ने एक मार्केटिंग कैंपेन शुरू किया है और विज्ञापन जारी करके बाकायदा यह बताया जा रहा है कि कैसे इस कंपनी के रॉकेट और अंतरिक्ष यान रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी के रॉकेट और अंतरिक्ष यान से बेहतर है। इस विज्ञापन में लिखा है कि ब्लू ओरिजिन का स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से 100 किलोमीटर और इससे भी ज्यादा ऊंचाई तक उड़ सकता है, जबकि वर्जिन गैलेक्टिक 80 से 90 किलोमीटर तक की ही ऊंचाई पर जाने में सक्षम है। विज्ञापन में आगे लिखा है कि वर्जिन गैलेक्टिक ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम प्लेन से ज्यादा कुछ नहीं है, ये एक प्लेन का ही दूसरा रूप है, जबकि ब्लू ओरिजिन का नया शेफर्ड स्पेसक्राफ्ट रॉकेट की मदद से उड़ता है, यानी असली रॉकेट वही है। रिचर्ड ब्रैंसन के स्पेसक्राफ्ट वीएसएस यूनिटी की विंडोज बहुत छोटी हैं, इस विज्ञापन में यह लिखा है, खिड़कियां बड़ी छोटी हैं उसकी, जबकि न्यू शेफर्ड अपनी श्रेणी में सबसे बड़ी विंडोज के साथ आता है, यानी वो ये बता रहा है कि हमारी विंडोज बड़ी हैं और जब आप हमारे स्पेसक्राफ्ट में बैठकर जाएंगे तो आपको अच्छा बेहतर बड़ा व्यू मिलेगा बाहर का अंतरिक्ष का, क्योंकि आखिर अगर आप करोड़ों रुपया खर्च करके अंतरिक्ष में जा रहे हैं तो आपको व्यू भी वैसा ही मिलना चाहिए। वीएसएस यूनिटी में इमरजेंसी एस्केप सिस्टम नहीं है, जबकि न्यू शेफर्ड में एस्केप सिस्टम मौजूद है। वीएसएस यूनिटी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, जबकि ब्लू ओरिजिन का न्यू शेफर्ड अंतरिक्षयान एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। हालांकि इस नई स्पेस रेस का एक नुकसान यह हो सकता है कि जिस तरह का ट्रैफिक जैम आपको सड़कों पर दिखता है, वैसा ही ट्रैफिक जैम अंतरिक्ष में भी आपको शायद देखने को मिलने लगेगा कुछ वर्षों के बाद, और शायद इसीलिए ये सभी प्राइवेट कंपनियां अपनी अपनी स्पेस फ्लाइट्स के लिए डेडिकेटेड रूट्स अभी से बनाने पर काम कर रही हैं। इसके अलावा पृथ्वी की कक्षा और अंतरिक्ष में इस समय हजारों सैटेलाइट्स भी मौजूद हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स के मुताबिक अंतरिक्ष में अभी तक 11,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा चुका है, 11,000, जिनमें से करीब 7,500 सैटेलाइट्स अभी भी एक्टिव हैं, जबकि बाकी के सैटेलाइट्स या तो जलकर नष्ट हो चुके हैं या उनकी डिब्री की शक्ल में अभी भी वो अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। इनमें से कुछ सैटेलाइट्स के टुकड़े आकार में बहुत बड़े हैं और उनका पृथ्वी से टकराने का खतरा हमेशा बना रहता है। कुछ दिन पहले जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने पहली कमर्शियल स्पेस फ्लाइट के लिए टिकटों की नीलामी की थी और इसमें एक उद्योगपति ने 205 करोड़ रुपए में यह टिकट खरीदा था। यह व्यक्ति कौन है, अभी इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन कोई तो है जो 200 करोड़ रुपए खर्च करके जाना चाहता है अंतरिक्ष में। 20 जुलाई को जेफ बेजोस के साथ जो लोग अंतरिक्ष में जाएंगे, उनमें इस उद्योगपति के अलावा जिसने 200 करोड़ रुपए दिए हैं, जेफ बेजोस के भाई मार्क और 42 साल की वैली फंक नाम की एक महिला भी होंगी। वैली फंक उन 13 महिलाओं में शामिल थीं जिन्होंने 1960 के दशक में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने की बाकायदा ट्रेनिंग ली थी। तब वो अंतरिक्ष में जा नहीं पाई थी, लेकिन इस बार अगर वो सफल रहीं तो वो अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री बन जाएंगी। लेकिन इस नई स्पेस रेस के शुरू होने जाने से लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो जैसे सरकारी अंतरिक्ष संस्थानों का क्या होगा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनियां अब उस स्पेस को कैप्चर कर रही हैं। अब उनके यान पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में जो सरकारी संस्थान है या भारत का जो खुद का स्पेस प्रोग्राम है, वो इस नई स्थिति के लिए कितना तैयार है, इसके लिए इसरो कितना तैयार है, और क्या हमारे देश में भी अब ऐसी प्राइवेट स्पेस कंपनियां आएंगी। इसरो को बहुत कम कीमत में स्पेस मिशन लॉन्च करने के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसरो जैसे सरकारी अंतरिक्ष संस्थानों के लिए इस रेस में टिके रहना मुश्किल हो जाए। और समझिए क्यों, एक उदाहरण से समझिए। इसरो ने नवंबर 2013 में मंगलयान को लॉन्च किया था। इसने पृथ्वी से मंगल की कक्षा तक पहुंचने के लिए 65 करोड़ किलोमीटर का सफर तय किया था। 65 करोड़, और यहां तो जो बात हो रही है सिर्फ 100 किलोमीटर की हो रही है, और हम जो बात आपको बता रहे हैं ये 65 करोड़ किलोमीटर की है। इस मिशन की कुल लागत
450 करोड़ रुपए थी और इस हिसाब से मंगलयान को मंगल की कक्षा तक पहुंचाने में 7 रुपए प्रति किलोमीटर का खर्च आया था, जो कि एक ऑटो रिक्शा से भी कम है। जबकि वर्जिन गैलेक्टिक के स्पेसक्राफ्ट से पृथ्वी से सिर्फ 86 किलोमीटर ऊपर जाने के लिए प्रति व्यक्ति 2 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके एक स्पेसक्राफ्ट में अधिकतम 6 लोग बैठ पाएंगे। तो अगर हम सिंपल कैलकुलेशन करें तो 6 लोगों से अगर 2-2 करोड़ ले रहे हैं, मतलब 12 करोड़, यानी इसके एक मिशन की लागत होगी लगभग 12 करोड़ रुपए के आसपास और प्रति किलोमीटर यात्रा का खर्च आएगा लगभग 14 लाख रुपए। लेकिन जैसे जैसे प्राइवेट स्पेस कंपनियां अपनी उड़ानों की संख्या बढ़ाती चली जाएंगी, वैसे वैसे इसकी लागत में कमी आने लगेगी, इसकी टिकट सस्ती होती चली जाएगी। 2001 में मशहूर अमेरिकी उद्योगपति डेनिस टिटो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले स्पेस टूरिस्ट बने थे और इसके लिए उन्होंने उस समय करीब 56 करोड़ रुपए खर्च किए थे। जबकि आज नई स्पेस रेस शुरू हो जाने के बाद इसकी कीमत 56 करोड़ से गिरकर सिर्फ 1.5 से 2 करोड़ रुपए प्रति टिकट तक आ गई है। स्पेस एक्स के मालिक इलॉन मस्क का तो यह भी मानना है कि इस लागत में अभी 99% तक की और कमी लाई जा सकती है। यानी आप में से बहुत सारे लोग हमारे देश में भी ऐसे होंगे जो अब अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने दोस्तों को स्पेस स्टेशन में ले जा सकते हैं। आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके अपना केक काटकर वहां से वापस आ सकते हैं और ये सब कुछ अफोर्डेबल होगा। फिलहाल इसरो अपने कॉस्ट इफेक्टिव रॉकेट्स की मदद से दुनिया भर के देशों के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च करता है और इससे इसरो को 300 से 350 करोड़ रुपए की कमाई हर साल होती है। लेकिन अंतरिक्ष की दुनिया में प्राइवेट कंपनियों के आ जाने से यह मुकाबला अब बहुत ज्यादा कड़ा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल दुनिया भर की स्पेस इंडस्ट्री 27 लाख करोड़ रुपए की है, जिसके अगले 20 वर्षों में बढ़कर 78 लाख करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है। ऐसे में इसरो को भी अभी से अपनी तैयारी कर लेनी होगी और अंतरिक्ष के क्षेत्र में मुश्किल अभियानों को उसे पूरा करना होगा। उदाहरण के लिए इसरो को आने वाले कुछ वर्षों में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और चंद्रमा पर मानव मिशन अब भेजने होंगे। इसरो की टेक्नोलॉजी को बहुत भरोसेमंद और कम लागत वाला माना जाता है और अगर भारत अंतरिक्ष में मुश्किल मिशंस को पूरा करेगा तो दुनिया का विश्वास इसरो पर और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। इसके अलावा जो भारत के उद्योगपति हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्हें भी अमेरिका और ब्रिटेन के उद्योगपतियों की तरह अंतरिक्ष की दुनिया में उतरने पर अब विचार करना चाहिए और सरकार को भी देखना चाहिए कि वो कैसे प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें ला सकता है, क्योंकि भारत के पास अभी योग्यता की कमी नहीं है और भारत आने वाले समय में अंतरिक्ष यात्राओं का एक बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। और जैसा मैंने आपको कहा कि आप भी कोई खास मौका सेलिब्रेट करने के लिए या सिर्फ अपने अनुभव के लिए भी बहुत जल्द खुद अंतरिक्ष में जा पाएंगे।